मुझे लगता है कि कृष्णा सोबती की जो भारतीयता की परिकल्पना है, जो उनकी संकल्पना है, वो किसी एक क्षेत्र, किसी एक जाति, किसी एक संप्रदाय और संस्कृति से बंधी हुई नहीं। उनमें बोलियों का, संस्कृतियों का, भौगोलिक विभिन्नताओं का एक संगमन है, एक साझापन है, और उसी साझापन से उस लेखिका की तस्वीर बनती है। हम अक्सर मान लेते हैं कि जब स्त्री की बात आएगी तो जिंदगी नामा चूंकि गांव, ग्रामीण जीवन का, आंचलिकता का, वहां समय ही एक चरित्र के रूप में है, इसलिए उस उपन्यास को लगभग इस पूरे संवाद में जगह बहुत कम मिल पाई है, शायद मिल नहीं पाई। अपनी युग की चेतना और व्यक्ति की चेतना का जो द्वंद्वात्मक रिश्ता है, उससे विकसित हुआ यह उपन्यास राजनैतिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और अपने समय की दृष्टि से हमारा एक सचेत सहभागी आख्यान बनता है। और कृष्णा सोबती एक साथ भारतीयता की एक मिली जुली संस्कृति को ही इस उपन्यास के माध्यम से नहीं रोकती है, बल्कि पौरुषेय आधिपत्य को भी प्रकारांतर से चुनौती देती। और ये जो सजगता है, ये जो उनकी विश्व दृष्टि है, वो इस पूरे उपन्यास में आपको दिखाई देगी। कहानी बहुत एक छोटे से गांव डेरा जट्टा की है, लेकिन स्थानिकता की समझ, स्थानिकता की बुनियादी अवधारणाओं को समझे बिना हम वैश्विक नहीं हो सकते। जब वो गांव पे बात कर रहे हैं तो पूरी विश्व की उस समय की हलचलें उनके दिमाग में और उपन्यास में आ रही हैं। उपन्यास में खालसा गुरदत्त, मौला दाद जी, फतेह अली जी की आपसी चर्चा चल रही है। तो एक पात्र कहता है कि बेड़ा गर्क हो हांगकांग के जहाजों का, प्लेग के चूहे जो आए हिंदुस्तान, और मौला दाद जी कहते हैं कि ये गोरे देसी लोगों को इंसान नहीं समझते। यानी तत्कालीन जो औपनिवेशिक और वैश्विक स्थितियां हैं पूरी दुनिया में, एक लेखिका एक गांव को बुनते हुए उस पूरे संदर्भ को इस उपन्यास में रूपांतरित करने की कोशिश करते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन की पूरी पृष्ठभूमि उस उपन्यास में बार बार आती है। पूरा का पूरा जमींदारी प्रथा, पुलिस प्रशासन, तहसीलदार, सब इस उपन्यास में उपस्थित हैं, और सबकी भूमिकाएं आप देखेंगे तो जो भारतीयता का एक पूरा नक्शा आपको इस उपन्यास में बनता हुआ दिखाई देगा। बंगाल विभाजन के बहुत सारे संदर्भ इस उपन्यास में बहुत संपन्न ऐतिहासिक दृष्टि के साथ बुने गए हैं, और पूरा का पूरा जो क्राफ्ट है उपन्यास का, वो कथोपकथन की इतनी शानदार शैली में चलता रहता है कि परत दर परत हम भारतीय इतिहास के उन संदर्भों से वाकिफ होते जाते हैं जो एक लेखिका ने एक रचना के माध्यम से बुनने की कोशिश की। और बीच में एक संदर्भ आता है कि बलिदानियों की चर्चा चल पड़ती है, भगत सिंह के चाचा को जिनको जिनको फांसी हुई उनकी चर्चा चलती है। तभी एक फकीरा आवाज देता है और कहता है कि अपनी जो समंडयाल वाली खाला है उसका छोटा बेटा अपने बड़े भाई से काला पानी से मिल के आया है, काला पानी से, और बताता है कि वहां जो इनकलाबी हैं उनको कोल्हू के बैलों की तरह जोता जा रहा है। यानी ये जो संकट है, इनकलाब, आजादी, स्त्री मुक्ति, ग्राम के स्वराज की, ग्रामीण सत्याग्रह की, वो सारे के सारे रूप इस उपन्यास में दिखाई देते हैं। और जो सामंती मूल्यों का और सनातन मूल्य इस समय बहुत चर्चा के केंद्र में है। और एक संदर्भ फिर आता है उसमें, और एक आर्य समाजी व्यक्ति है जो पितृपक्ष के समय ही गांव में आते हैं हर साल, और ये लेखिका अपनी पूरी योजना के साथ ला रही है। पूरा एक संवाद पैरेलल चलता है सनातनियों का और आर्य समाजियों का। वो एक तर्क देता है, तर्क ये देता है कि जब गजनी ने सोमनाथ में आक्रमण किया तो देवियों मोहम्मद गजनी जब सोमनाथ पर पहुंचा तब मंदिरों के ढोंगियों का पर्दाफाश हुआ। वो कथा तुम्हें सुनाता हूं। खबर पहुंची कि गजनी अपार सेना के साथ सोमनाथ पर चढ़ाई करने आ गया है। पोगा, पंथी, पुजारी इस खबर को सुनकर पूजा स्तुति में लग गए, और भक्त जन तो उनके पीछे थे।
जो वहां के महाराजाधिराज थे उनको चिंता हुई और पुजारियों ने कहा कि महाराज आप राजन चिंता न करें, स्वयं भगवान सोमनाथ यवनों का नाश करेंगे। और जब गजनी का आक्रमण हुआ तो सारे पंडित पुजारी बाहर, सब भागम भागी। मंदिर के पट टूटे तो कुछ प्रजाजनों ने हाथ जोड़कर गजनी के सामने प्रार्थना की, आप 3 करोड़ मोहरे लेवे पर भगवान की प्रतिमा का भंजन न करें। म्लेच्छ गजनी हंसा, हम बुद्ध परस्त नहीं, बुद्ध शिकन। मूर्तियां तोड़ दी, वो अपार भंडार हीरे जवाहरात माणिक मोती के ढेर ले गया और मंदिर का कलश गिरा तो जगत प्रसिद्ध मूर्ति भी चकनाचूर हो गई। यहाँ लेखिका किस दृष्टि बिंदु की बात कर रही इस अंतिम वाक्य में है कि श्रोताओं, अगर पूजा स्तुति के बदले लोगों ने मिलकर एकजुटता दिखाई होती, सूरवीरों की कोई सेना सजाई होती, तो शायद हम गजनी का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन जो हमारी सनातनी संस्कृति के निर्मितियां हैं, उन निर्मितियों के पीछे किस तरह से पंडित पुजारियों और पुरोहितों की पूरी व्यवस्था काम कर रही है, उसको बहुत गहराई से वो सामने लाने की कोशिश करती है। क्योंकि इन निर्मितियों को समझे बिना, इन निर्मितियों की विभीषिका को समझे बिना किसी देश, जाति और समाज, खास तौर पर भारत की स्थितियों का मूल्यांकन करना मुश्किल हो जाता है। तमाम जाति व्यवस्था के इसमें प्रश्न आते हैं, उनसे हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि समय बहुत कम है। उस गांव में कृपा राम नाम के व्यक्ति भी हैं जो सनातनी हैं। वो बहस भी करते हैं इन आर्य समाजी से, लेकिन बहुत संतुलित और सम्मानजनक स्थितियों में। असहमत भी होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर आपको कुछ सार्थक बातें बतानी है तो आप बताइए, वरना हम तो यहाँ से चले। लेकिन आज का भारत और आज के गांव में इस तरह की कोई कथा लेके अगर कोई आर्य समाजी आ जाए तो हो सकता है उसके साथ लंचिंग हो जाए। आप सोचिए कि एक लेखिका किस तरह की भारतीयता की संकल्पना कर रही है, और आज जो हमने समाज निर्मित किया है उसमें इस तरह के संवादों और दूसरे के विचारों को समझने और सुनने का कितना धैर्य बचा है। आप समझें कि उनकी भारतीयता की दृष्टि कैसे थी और आप कैसा भारत बनाना चाह रहे हैं। इस तरह से हम देखें तो पूरा एक साहस, एक साफगोई का जो तेवर उनकी पूरी जिंदगी में मौजूद रहा, वो इस उपन्यास में बराबर आपको दिखाई देता है। और ये तेवर कैसा है? ये तेवर है अपने समय में लगातार हस्तक्षेप करते रहने और अपने जिंदा रहने की पहचान के साथ वो इस उपन्यास में पूरे समाज से मुखामुख होती है और वो देखती है लगातार कि समाज के भीतर किस तरह से संवेदना, सहिष्णुता और मनुष्यता का लगातार क्षय हुआ है। वो इन दृश्यों को इस उपन्यास से ओझल नहीं होने देती और उन तमाम सांस्कृतिक निर्मितियों के साथ स्त्री के जीवन को देखने की कोशिश करती है। बहुत सारे जो उनके उपन्यास है जिनकी चर्चा बहुत हुई, वो स्त्री के माध्यम से समाज को देखते हैं, लेकिन ये उपन्यास समाज के माध्यम से स्त्री को देखता है। इसलिए उसकी दृष्टि वाया सोसाइटी है स्त्री तक पहुंचने का। इसलिए मुझे लगता है कि अन्य उपन्यासों की तुलना अपनी बहुत सारी सीमाओं, बहुत सारी अच्छाइयों और जो बहुत स्वभाव की बहुत वास्तविकताएं होती हैं, वो इन चरित्रों के माध्यम से इस उपन्यास में है। जो बात प्रधान सर कह रहे थे कि हिंदी की मुख्य धारा में पंजाब को जो जगह दिलाई कृष्णा सोबती में, कृष्णा जी ने वो अभूतपूर्व कार्य था और इस काम के साथ साथ उन्होंने पंजाबी लोक गीतों को, उसकी संस्कृति को जिस तरह से उपन्यास में बनाया। अब इसके चरित्रों की ओर आते हैं। एक पात्र है राबिया, जो गांव के बहुत गरीब आलिया की बेटी है, बहुत छोटी उम्र की है, युवा हो रही है, लेकिन वो शाह के परिवार से जुड़ी हुई है और शाह उस गांव का जमींदार है। उसके भीतर बचपन की बहुत परिष्कृत अभिरुचियां हैं,
सूफी बहुत अच्छा गाती है और शाह शाहनी और पूरा परिवार उसको सुनकर मुग्ध हो जाता है। पूरे उपन्यास में कविता का, गीतों का, लय का बड़ा उपजाऊ रकबा है, बड़ा उपजाऊ रकबा है। और अगर लोक को, पंजाबी लोक और लोक संस्कृति को समझना है तो ये उपन्यास बहुत गंभीर और महत्वपूर्ण सामग्री हमें उपलब्ध कराता है। अगर आप देखें इस उपन्यास में राबिया का चरित्र, तो उसकी उसकी बातों में, उसके स्वभाव में, उसके अंदाज में पंजाब की जो आंचलिकता की ठसक है, उसकी जो अपनी समझ है और पंजाबियत का जो सूफी वैभव है, उसमें देशभक्ति की जो बहुत महीन और टकी हुई छवि है, और उसकी मुस्कान, उसकी आंखें तो मानो उसकी आंखों से बुल्ले शाह झांक रहे हैं गंवई जीवन को और देख रहे हैं कि वो समाज कैसे अपरंपार आपस में गुथा हुआ है और एक दूसरे के सवालों से, एक दूसरे की जिंदगी से किस तरह से जुड़ा हुआ है। एक और भी चर्चा आती है इस उपन्यास में। आपने देखा होगा कि शुरुआत इस उपन्यास का क्राफ्ट कुछ इस तरह का है और उसका शिल्प भी कुछ इस तरह का है कि यह गीतों, कविताओं के लिए बहुत स्पेस है और ये कहीं न कहीं उस लोक के पक्ष को प्रस्तुत करने का एक बहुत महत्वपूर्ण जरिया है, जिसे कविता में वो पूरा नहीं कर पाती हैं, उपन्यास में पूरा करती हैं। गांव की बेटियां हैं जो गालियां भी गा रही हैं, और जो सिठनी हम लोग जिसे पंजाब में कहते हैं बारात के समय, वाली शाह की यहाँ हीर भी है, तीज है, लोहड़ी है और तमाम पारंपरिक त्योहार है। उसमें एक बहुत अच्छी सिठनी आती है, चाचा न पढ़या तेरा दादा न पढ़या, उत्तर हराम का मसीती न पढ़या। बुंदेलखंड से लेकर और पूर्वांचल तक तमाम इस तरह की गालियों को हम बहुत अच्छे से लोग जीवन में समझते बूझते आए हैं। लेकिन इस उपन्यास की एक और पात्र है बिंद्रायणी, जिसे बिंद्रादई भी कहा गया है, और जो छोटे शाह के छोटे भाई की पत्नी है। और वो जो सवाल उनके उपन्यास में मुख्य रूप से उभरते आए हैं कि स्त्री की अपनी स्वायत्त दुनिया की मांग, वो अपनी जेठानी से कहती है कि ये जो तुम्हारे भाई हैं इनका शरीर में मन नहीं लगता है, यानी उसकी जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं उसकी पूर्ति उनके भाई नहीं कर पा रहे हैं, और उस बात को खुल के ग्रामीण समाज की स्त्री होते हुए भी बात कह रही है। यानी यहाँ एक संकोच भी है, लेकिन जो स्त्री की अपनी शारीरिक जैविक जरूरतें हैं उसको भी किसी न किसी रूप में लेखिका व्यक्त कर रही हैं और सामने लाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन एक चरित्र इस उपन्यास में जो मुझे सबसे महत्वपूर्ण लगता है वो चाची मेहरी का है। चाची मेहरी जो शाह परिवार का आज हिस्सा बन गई हैं, क्योंकि शाह परिवार के ही एक व्यक्ति ने उन्हें एक समय में उठा के ले आए थे, और बाद में जब अदालत में वो सामने होती हैं तो गणपत साहब और उनका एक वकील के सामने एक चर्चा चलती है। तो दैहिक स्वतंत्रता के सवालों को कैसे उठाती है इस उपन्यास में लिखा हुआ है कि वकील ने पूछा, मुसम्मात मेहरी बेधड़क होकर कहो, तुम्हारे खाविंद के कुटुंब कबीले से खत्री साहब ने तुम्हें किन तकरीरों से अवगाह किया और कैसे बरगलाकर तुम्हें सत्य संयम से डिगाया। चाची ने कहा कि मेरी निगाह कचहरी में सिर्फ दो बंदों पर पड़ी, एक अपना शाह और दूजा हाकम आला अदालत, बाकी तो सब पगड़ियां ही पगड़ियां दिख रही थी। मैं बेखौफी से बोली, साहब जी मुझे बेवा हुए 3 साल हुए, अदालत समझे कि न मैं खेलूं गुड्डियों और न मैं 16वें साल, मैं बालिग हूँ, मेरे अक्ल होश ठिकाने हैं, अपना भला बुरा समझती हूँ, अपनी मर्जी से सरदारों की दहलीज लांग कराना, सरदारों की दहलीज को लांग कराना अपनी मर्जी से
वो एक दादी मेहरी भी काम कर रही हैं, अपने स्तर पर काम कर रही हैं। इसलिए जो स्त्री की दैहिक स्वतंत्रता का सवाल है उसको केंद्र में बनाती हैं, और उनकी जो नायिकाएं हैं उसे वो आदर्श और नैतिकता की जो मान्यकृत धारणाएं हैं उससे अलग एक नए रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश करती हैं। उनकी रचनाएं स्त्री देह की मांग को गंभीरता से प्रतिष्ठित करती हैं, और जब कल विहार बोल रहे थे तो सुनते हुए मुझे लग रहा था कि ये कितना खतरनाक है एक निष्कर्ष की ओर बढ़ना। वो कह रहे थे कि इस लेखिका पे कोई सवाल क्यों उठाएगा, क्यों सवाल करेगा, नकारात्मक पक्षों पर बात ही नहीं हो रही। आपने अभी सुना होगा संजीव कुमार ने उनके तमाम नकारात्मक पक्षों पर बात की। हमारी युवा पीढ़ी में, हमारी युवा कविता में लोहा इतना अधिक है कि वो कई बार सरिये की तरह खनखनाने लगता है, खड़कने लगता है, धड़कने लगता है, आवाज करने लगता है। और एक लोहा हमारे शरीर के भीतर है जो हमारे रक्त में बहता है, हमारे धमनियों में, प्रवाह में उतरता अमूर्ता हमारे जीवन को संचालित करता है। इसलिए कवि में इस लोहे का होना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि किसी भी तरह के इस तरह के निष्कर्ष आरोपित करने से पहले हमें उन साक्ष्यों को सामने रखना चाहिए, उन साक्ष्यों के संदर्भों में बात करनी चाहिए। इसलिए मुझे लगता है कि जो विद्रोह है, जो जिस प्रतिरोध की बात कही गई है, उस प्रतिरोध को कृष्णा सोबती की कहानियों में, कृष्णा सोबती के उपन्यासों में, उनके पूरे रचनात्मक जीवन में आप देख सकते हैं कि किस तरह से वो काम करते हैं। और एक उनके व्यक्तिगत जीवन का संदर्भ आप देखेंगे कि एक रचनाकार के रूप में और इंसान के रूप में वो कितनी बड़ी थी। जब उन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, 1 करोड़ रुपए का चेक मिला, तो वो वहीं छोड़ के आ गई। और बाद में जब उनके पास फोन गया तो उन्होंने कहा कि जाइए अशोक वाजपेयी जी, आप वो चेक ले लीजिए। और वो चेक हिंदुस्तान के उन युवाओं के ऊपर समर्पित कर दिया उन्होंने, और कहा कि आप युवाओं पर कोई कार्यक्रम करिए ताकि एक रचनात्मक बहसें इस देश में शुरू हो, हमारे युवाओं में संदेश देना चाहिए। तो एक लेखक सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन में, लेखन में इस तरह के संयुक्तांकन को महत्व देता है, उसका जीवन इस तरह से है। और तमाम सारी ऐसी चीजें जो उनके जीवन में घटित होती हैं, जिनके संदर्भ बहुत सारे आ गए हैं। मेरी बहुत सारी बातें संदर्भ में आ गई हैं, इसलिए मैं बहुत थोड़ी थोड़ी बात करके आगे बढ़ रहा हूँ और अंतिम में मैं आ रहा हूँ, क्योंकि वो अंतिम बात कहनी जरूरी है। ये अंतिम बात ही समझें, क्योंकि बहुत सारा समय जाएगा और हम वीरेंद्र यादव सर को सुनने के लिए आए हैं। अंत में निष्कर्ष रूप में तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि ये रचना इतनी बड़ी है, जीवन के इतने संदर्भों को उठाती है, इसकी परतें इतनी ज्यादा हैं कि हम किसी एक धारणा को बनाकर, किसी एक समझ को बनाकर एक इतने बड़े लेखन को मूल्यांकित नहीं कर सकते। लेकिन एक बात समझ में आती है कि भारतीयता की जिस संकल्पना को बुनने की कोशिश वो जिंदगीनामा में करती हैं, वो जिंदगीनामा जीवन की धड़कती हुई उपलब्धि तो है ही है, वह हमारी भाषा की भी एक बड़ी उपलब्धि है। धन्यवाद, आप सबने मुझे सुना।